तो बच्चों अब मेन सेक्शन की बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर CVS। तो इसमें 14 जुलाई 1789 को पेरिस में हुए किस्से की कहानी है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल था, राजधानी था। तो वहाँ पे उस दिन सवेरे सवेरे बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म ऑन दैट डे मॉर्निंग, दैट इज 14 जुलाई 1789। एक्चुअली एक अफवाह फैली हुई थी कि राजा ने सेना को, अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया है कि वो सिटी में एंटर कर जाए और जो लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग कर दे, उनको गोली चला दे, बंदूक चला दे। इसलिए कौन चाहेगा कोई भी आके उनको ऐसे बंदूक चला। उन लोगों के बीच में और राजा के बीच में टेंशन हो रही थी। हम आगे देखेंगे कि हो रही थी। लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा चलो हम भी एक आर्म्ड मिलिशिया बनाते हैं। आर्म्ड मिलिशिया मतलब उन्होंने भी 7,000 लोग इकट्ठे हो गए, मैन एंड वुमेन भी इकट्ठी हो गए उनके साथ। पहले दिन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन मैन के साथ मिलके सारी फाइट की, तो वो भी इकट्ठे हो गए। 7,000 में मैन वुमेन थे और सबने अपने आप को मिलिशिया किया, बोला मिलिशिया मतलब उन सब ने डिसाइड किया कि हम आर्म्स चाहिए हमें, और हम किंग के सैनिकों से आर्म्स से लड़ाई करेंगे और उनको बंदूकों का जवाब बंदूक से देंगे, हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। उन्होंने एक आर्म्ड मिलिशिया बनाया। ऐसे ग्रुप को जो हथियारों से लड़ाई करते हैं उसको मिलिशिया कहते हैं। उन्होंने शुरू किया। अब उनको आर्म्स चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, उनके पास तो थे नहीं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस को अटैक करना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफिस में एम्यूनिशन स्टोर होते थे, साइड के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनको अटैक किया ताकि कुछ एम्यूनिशन आर्म्स मिल जाए। ऐसे ही एक इनमें से कुछ 100-200 लोगों का ग्रुप वहाँ की ईस्टर्न डायरेक्शन में एक फोर्ट्रेस किला था जिसका नाम बेस्टिल था, उधर चला। उन लोगों ने वहाँ पे जो कमांडर था उससे लड़ाई की और अल्टीमेटली उसको मार दिया और बेस्टिल के किले को जीत लिया। एक्चुअली उस किले को राजा एज ए प्रिजन यूज करता था। तो जो भी प्रिजनर्स होते थे जिन्होंने ऑफेंस किया होता था उनको वहाँ वो रखता था। तो उन्होंने इन प्रिजनर्स को भी आज़ाद कर दिया। हालांकि उस दिन वहाँ कोई ज़्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, ओनली 7 प्रिजनर्स थे, बट इन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। यहाँ पर लोगों ने अटैक किया था आर्म्स और एम्यूनिशन की खोज में, कि उनको था कि यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशन मिलेगा। एंड बाद में उन्होंने क्या किया, इस किले को डिस्ट्रॉय कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, सारी दीवारें ढहा दी, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना गुस्सा राजा पर आया हुआ था उसको इस किले पे निकाल दिया। क्योंकि ये किला उस राजा की डेस्पोटिक पावर्स को रिप्रेजेंट करता था, मतलब कि उसकी तानाशाही को रिप्रेजेंट करता था, उसके अनचेक्ड पावर्स को रिप्रेजेंट करता था, जहाँ वो लोगों का ध्यान नहीं रखता था, अपने फायदे के लिए सब काम करता था और लोगों को अप्रेस करता था, मतलब उन पर जुल्म करता था। तो इसलिए उन्होंने इस किले के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए बेस्टिल के, जो कि फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में था। तो बाद में ये टुकड़े मार्केट में बिके भी, लोगों ने एज सोवरिन खरीदे, मतलब यादगार के लिए खरीदे कि भाई देखो हमने इतना बड़ा काम किया। एक राजा क्या, जो उसकी पावर का सिंबल था उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, तो उस खुशी को हमेशा अपने दिलों में बनाए रखने के लिए उन्होंने एज सोवेनियर उनको खरीदा, काफी मार्केट में। कुछ दिन के बाद पूरे सिर्फ पेरिस में नहीं, पूरे फ्रांस में रायट्स हुए, दंगे हुए, ठीक है। इवन कंट्री साइड, मतलब जो विलेजेस साइड वहाँ पे भी झगड़े हुए। और अधिकतर लोग राजा से इसलिए नाराज थे कि ब्रेड के प्राइसेस बहुत हाई हो रखे थे। हम आगे देखेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रखा था, क्या होता है आगे हम देखेंगे। उसकी वजह से लोग राजा से बहुत गुस्सा हो रहे थे और इस तरीके से उन्होंने निकाला। बट उस दिन ये पेरिस में जो हुआ, इसका तो हिस्टोरियंस ने भी अनुमान नहीं लगाया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इवेंट आगे जाके हिस्ट्री में इतना सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। कि अल्टीमेटली इस इवेंट के होने की वजह से फ्रांस के अंदर मोनार्की हट जाएगी, डेमोक्रेसी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस इवेंट की वजह से राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, किसी ने भी नहीं सोचा।
इस घटना से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जो आगे जाके सिर्फ फ्रांस नहीं दुनिया का भी चेहरा बदलने वाला था। इसीलिए ये घटना बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस घटना से इस चैप्टर की शुरुआत की। तो लोगों ने बेस्टिन पे अटैक कर दिया, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसका मतलब लोगों को राजा पे बहुत गुस्सा था। तो लोगों को इस राजा पे किस बात का गुस्सा था, हम उसको समझने की कोशिश करें। इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त पेरिस में या फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था। और सिर्फ फ्रांस में नहीं, आसपास के यूरोपियन कंट्री, इंडिया में भी कई सालों जागीरदारी सिस्टम था। तो इसमें क्या होता था, इसका मेन जो बात थी वो वही थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजा जो है उसको डिवाइन राइट है अपने कंट्री पे रूल करने का। एंड वहाँ की जो भी रिसोर्सेज है, जमीन, नदी, पहाड़, फसलें, पेड़ पौधे, फल, लोगों के घर, इवन लोगों के कपड़े तक राजा की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, फिर राजा के बाद नोबल्स होते थे। नोबल्स कौन होते थे? कि वो लोग होते थे जो राजा के लिए अगर कोई लड़ाई होती थी तो उसके लिए राजा की तरफ से फाइट करते थे। ये राजा की आर्मी को मैनेज भी करते थे, गाइड भी करते थे। तो ये बड़े बड़े फाइटर्स होते थे। एंड इन लोगों को फिर राजा जमीन देता था, भाई ये जमीन आप लोगों की। काफी मतलब बड़े बड़े टुकड़े दे देता था इनको, जैसे कि दिल्ली जितना एक टुकड़ा किसी जागीरदार को दे दिया या दो जागीरदार को दे दिया, इतने बड़े बड़े टुकड़े इनको दे देता था उन स्पेसिस पे। और इनके जो इनके ये टुकड़े होते थे इनको मैनर्स कहते थे, मतलब इनकी जागीर कहते थे। मतलब कि अब यहाँ पर जो है, जो भी चीजें रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, नदी नाले पहाड़ पौधे, सब पे नोबल्स का हक है, वो जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं राजा की तरफ से, क्योंकि राजा ने। तो क्या हो गया कि अब जागीर मैनर के अंदर भी जो लोग रहते थे वो भी अब ऑबलाइज हो गए कि उनको नोबल का कहना भी मानना है तो राजा का कहना भी मानना है। तो अब उनको ये एहसान हो गया उनके ऊपर कि भाई तुम देखो, नोबल ये जमीन तो हमें राजा से मिली और हम तुम्हें रहने दे रहे हैं। तो इसके बदले में उनको क्या करना पड़ता था, नोबल्स के घर में काम करना पड़ता था। नॉट ओनली दिस, जब लड़ाई होती तो उनको आर्मी में सोल्जर्स भी काम करना पड़ता था, ठीक है। और उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था उनको, इस तरीके से। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको उनको फ्यूडल ड्यूज भी देने पड़ते थे लोगों को। तो ये नेचर में वहाँ का फ्यूडल सिस्टम था जो उन दिनों में था। तो अब क्या हुआ कि 1774 के अंदर फ्रांस का राज, वहाँ का जो कंट्री का हेड था, मोनार्क था, चेंज हुआ। लुई 16 वहाँ का राजा बना 1774 में। वो 20 ईयर्स का था और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंस लड़की से हुआ, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुआ, जिसका नाम मैरी एंटोनेट था। तो जब उसने अपना कंट्री को एज ए किंग ओवरटेक किया, उसका राजा बना, तो उसकी कंट्री के जो खजाने थे वो खत्म हो चुके थे। नॉट ओनली दिस, उसकी कंट्री के ऊपर डेप्ट भी था। अब उसकी कंट्री पे डेप्ट मतलब कर्जा था। ये कर्जा क्यों था? सबसे पहली बात है, 1775 से 1783 तक फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को उनके वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प किया था। क्यों हेल्प किया था? क्योंकि वो कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर थे और ब्रिटेन को फ्रांस अपना एक एनिमी की तरह ट्रीट करता था। तो एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। तो जो अमेरिकन कॉलोनीज थे वो उनके एनिमी से लड़ रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को पैसा देना शुरू कर दिया ताकि वो अपना इंडिपेंडेंस का फाइट अच्छी तरीके से कर सके और जीत जाए, क्योंकि वो ब्रिटेन के राजा को हारता हुआ देखना चाहते। बट इसके लिए इनको 1 बिलियन लेवरे खर्च करना पड़ा। लेवरे जो है वो वहाँ की करेंसी थी उन दिनों में। जैसे आजकल इंडिया की करेंसी रुपीज है, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है, तो फ्रांस की करेंसी लेवरे था। तो $1 बिलियन का कर्जा उनके ऊपर ये अमेरिकन कॉलोनीज के वार ऑफ इंडिपेंडेंस को फाइनेंस करने में हो गया। और ऑलरेडी उनके पास 2 बिलियन लेवरे का
कर्जा पहले से हो रखा था, लोन पहले से वो लोन क्यों हो रखा था? क्योंकि इनका जो वर्साइये का कैसल था उसके अंदर ये लोग बहुत खर्चा करते थे, क्योंकि राजा थे तो अपना शान शौकत पर बहुत खर्चा करते थे। फिर इनको अपनी आर्मीज, अपने ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, इनको मेंटेन करने पे बहुत खर्चा करना पड़ता। बट क्योंकि 3 बिलियन लेवल का कर्जा हो रखा था, तो जो इनको टैक्सेस से पैसा आता था, अधिकतर पैसा तो उनका ये जो लोन हो रखा था उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता। तो इनका बाकी खर्चों के लिए इनके पास पैसा नहीं, सारे खर्चों के लिए पैसा। अभी क्या करें? अब इसने सोचा चलो एक काम करते, टैक्स बढ़ा देते हैं, तो और पैसा आ जाएगा तो बाकी लोन भी चुक जाएगा, तो बाकी खर्चे। बट ये टैक्स बढ़ाने का इसका मेजर जो है उससे भी टैक्स बढ़ने वाले नहीं थे। तो ऐसा क्यों है वो हम अब समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमें फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फ्रेंच सोसाइटी उन दिनों 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट के अंदर बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लायर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, ये सब। अब ये फ्यूडल सोसाइटी थी, इसके अंदर नोबिलिटी तो प्रिविलेज क्लास थी ही, साथ में क्लर्जी भी प्रिविलेज क्लास थी। अब हुआ क्या कि ये नोबिलिटी एंड क्लर्जी वहाँ की पॉपुलेशन के ओनली 10% थे। मतलब 100 में से ओनली 10 लोग यहाँ तो क्लर्जी के थे, नोबिलिटी के थे, बाकी 90 लोग पीजेंट्स थे, थर्ड स्टेट के थे। बट ये 10% लोगों के पास उस कंट्री की 60% लैंड थी, और जो बाकी 90% लोग थे उनके पास उस कंट्री की ओनली 40% लैंड। एंड देखो, जाति तो अभी यहाँ से नहीं, यहाँ से आगे शुरू हो रही है। पहले तो हम जान ही गए हैं कि नोबिलिटी, जो ये थर्ड स्टेट के लोग जो थे, इनको क्योंकि ये नोबल्स के लैंड्स पे रहते थे, कंट्रोल वाले लैंड्स में, मैनर्स में रहते थे, स्टेट्स में, रियासत में रहते थे उनके, तो ये लोगों को उनके यहाँ काम भी करना पड़ता था, उनको नोबल ड्यूज भी देने पड़ते थे, फ्यूडल ड्यूज कहते हैं हम उन्हें, वो भी देने पड़ते थे। और फिर उनके फील्ड्स में, उनके घरों में काम करना पड़ता था, रोड बनाने के काम में भी फ्री में काम करना पड़ता था, आर्मी में भी सर्व करना। और फ्यूडल ड्यूज ऑब्वियसली जो इनकी फसल होती थी उसमें से एक हिस्सा नोबल्स को देते थे। ठीक है, ऐसे ही क्लर्जी, क्लर्जी भी प्रिविलेज क्लास थी। क्लर्जी क्या करते थे? क्लर्जी जो है वो भी इनसे टैक्स लेती थे, जिसे हम टाइये कहते हैं। ये टाई क्लर्जी को देते थे, चर्च को देते थे, नोबल्स को नोबल्स ड्यूज देते थे, साथ ही राजा को जो ये टैक्स कहते थे उसको टाइये कहते थे, तो टाइये भी ये देते थे। तो बेचारे 90% ऑफ पॉपुलेशन, 40% ऑफ ओनली लैंड इनके पास, और नोबिलिटी एंड चर्च प्रिविलेज क्लास थे तो उनको टैक्स ही नहीं देना। अब 10% लोगों के पास 60% जमीन, जहाँ पे उनकी कितनी फसल होती होगी, उनको एक पैसा भी नहीं देना उस फसल में से। और ये बेचारे ओनली 40% लोग, सॉरी 90% लोग, और ओनली 40% जमीन, फिर उनको उसमें क्लर्जी को भी टैक्स देना, टाई, एंड स्टेट को भी टैक्स देना, चाहिए फ्यूडल ड्यूज भी देना, फिर फ्री में काम भी करना। इतनी जाती हो रखी। बट सिर्फ इतना ही नहीं, और भी एक बहुत बड़ी जाति हो रखी थी। फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन उन दिनों ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो सिचुएशन होती है जब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतना खाने पीने का सामान खरीद ले कि जिंदा रहे। मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, कुछ वजह से हम देखेंगे क्यों शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने से प्राइसेस बढ़ जाती है, बट इनके पास जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ती है उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ती,
तो ये बेचारे जितना दिन में एक आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए कम से कम, उतना भी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उससे क्या होता है, फिर इनकी बॉडी वीक हो जाती है एंड कई लोगों को तो खाना खाने को ही नहीं मिलता, फिर अल्टीमेटली उनको डिजीज हो जाती है। तो यूरोप को उन दिनों काफ़ी इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन क्राइसिस फ्रीक्वेंट होते। क्यों होते थे फिर सब्स्टिट्यूशन क्राइसिस, इसको भी समझने की कोशिश करें। देखो बच्चों, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन ओनली 23 मिलियन थी, मतलब 2 करोड़ 30 लाख। एंड ये 1789 जब ये किस्सा हुआ, ये आते आते वहाँ की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई, यानी 2 करोड़ 80 लाख। इन सालों में 50 लाख लोग कोई कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 50 लाख लोग पॉपुलेशन में ऐड कर दो। बट जो यहाँ पे खेतों से फसलें हो रही थी उनमें कोई इंक्रीज नहीं। फसलों में अगर किसी जमीन के अंदर 1715 के अंदर 100 किलो अनाज प्रोड्यूस हो रहा था, तो 1789 में भी 100 किलो ही प्रोड्यूस हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 110 हो रहा होगा। बट इतना नहीं हो रहा था कि जो इंक्रीज एडिशनल 50 लाख लोग पॉपुलेशन में ऐड हो गए उनको ये सर्व। और फिर साथ ही वहाँ पे फसलें खराब हो जाती थी, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स होते थे, ड्राउट्स पड़ते थे, राजा कोई काम नहीं करता था, तो लोग इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते थे, तो उससे भी इनको काफ़ी नुकसान हो जाता था। एंड तीसरा, ये लोग जिन के यहाँ काम करते थे वहाँ इनके वेजेस नहीं बढ़े इन सालों में। अब देखो शॉर्टेज हो गई, अनाज की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, एंड शॉर्टेज हो गई तो अब ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो ये जब काम करते थे वहाँ वेजेस इनको बढ़े नहीं, इनका भी वेजेस बढ़ा हो, खाने पीने का सामान बढ़ रहा है, वीट एंड फ्लोर की कीमतें बढ़ रही है, तो हमारा को पैसा भी ज़्यादा दो, बट वेजेस बढ़े नहीं इनके, मना कर दिया गया। प्राइजेस इतनी बढ़ गई कि उन्हीं वेजेस में जो जो खरीद पाते थे उससे इनका गुजारा नहीं चल पाता, भूखे मरने लग गए। तो ये था फ्रांस में उस वक्त लोगों की स्टेपल डाइट ब्रेड होती थी। अब स्टेपल डाइट क्या होती है? स्टेपल डाइट वो होती है जो हम रोजमर्रा की डाइट खाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया की स्टेपल डाइट दाल होती है, साउथ इंडिया की स्टेपल डाइट सांभर, राइस, इडली, डोसा है। ये स्टेपल डाइट ये उनका रूटीन है, कल्चरली वो हमेशा से खाते आए हैं। तो फ्रांस का स्टेपल डाइट ब्रेड था, वाइट फ्लोर पर ब्रेड, सफ़ेद आटे का ब्रेड। वो इतना महंगा हो गया, फिर कई बार किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग बड़े उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी। मतलब एक तो कमी पहले से थी, फिर उन्होंने और भी ज़्यादा बोल दिया है कि कुछ ज़्यादा ही कमी हो दिखाने लग जाते थे, तो उससे भी लोग बड़े परेशान हो रखे थे। तो अल्टीमेटली इसने एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस को राइज दिया, लोग भूख प्यास की वजह से मरने लग गए, ठीक है। एंड जो रिच लोग थे और पुअर लोग थे उनके बीच का गैप बढ़ने लग गया। तो इस तरीके से वहाँ पे लोगों में बहुत गुस्सा था कि राजा ब्रेड प्राइस को कंट्रोल नहीं कर रहा, उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे। अब यहाँ पे एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड रेजेंट। ये टर्म बार बार यूज होगी, तो इसको यार समझ लेते। देखो 1789 के बाद जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के कारण फ्रांस में डेमोक्रेसी है, लेकिन उससे पहले वहाँ क्या था? फ्यूडल सिस्टम था, मोनार्की थी, क्लर्जी थे। ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, मोनार्की, क्लर्जी, ये सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ये फ्यूडल्स के यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ेंगे, क्लर्जी को भी टैक्स देना पड़ेगा, राजा को तो टैक्स देना बनता ही है। बट दो क्लासेस जिनके पास इतनी लैंड है उनको तो एग्जम्प्ट कर दिया प्रिविलेजेस की वजह से, और जो बेचारे जिनके पास 40% लैंड है, 90% ऑफ पॉपुलेशन है, उनके ऊपर सारे टैक्स, क्लर्जी का टैक्स, फ्यूडल ड्यूज, राजा का टैक्स। ये जो सिस्टम था इसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उसके बाद वो चेंज हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, ये प्रिविलेजेस खत्म हो गए। जब भी हम उस वक्त की बात करते हैं, इस रिवोल्यूशन से पहले की, हम ओल्ड रेजिम टर्म यूज करते हैं। जब भी ओल्ड रेजिम टर्म बोली जाए समझो कि फ्यूडल सिस्टम, क्लर्जी, प्रिविलेजेस, मोनार्की, ये सब था जिसमें सिर्फ
थर्ड स्टेट को ही टैक्सेस पे